एक हो फिर से और एक महाराज्य बने, और इसमें जो है इसकी जो सारी चीज़ें हैं एक जैसी हैं, जो संस्कृति है। फिर आप देखिए कि अगर आप इतने विशाल होते तो दुनिया आपकी तरफ, आप दुनिया पे राज्य कर रहे हैं, आपके इतने संसाधन, इतने स्रोत और दुनिया भर की चीजें। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जो आपका पूरा एक अवधारणा है, इसको तोड़ा जा रहा है, इसको खंडित किया जा रहा है। अब ये वैश्विक महामारी की बात मैं कर रहा था और इसमें सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के संकल्पना की बात मैं सोच रहा था। ठीक है, दुनिया इस बीमारी से, बड़े बड़े देश तो बहुत सुविधा संपन्न हैं, साधन संपन्न हैं, उनके यहाँ पर लोग इसको नहीं रोक पा रहे हैं। कहा जाता है कि चाइना से ये बीमारी निकली और वहीं पर सबसे पहले सबसे ज़्यादा चाइना के लोगों का जीवन समाप्त हुआ। ये सब चीज़ें सभी देशों ने, चाइना ने इसमें अपने लोगों का बहुत कुछ नियंत्रण किया और जल्दी से जल्दी इसे रोक लिया। अब आप आइए कि जब पहला लॉकडाउन हुआ 22 मार्च या 24-23 मार्च को कब हुआ, तो उस समय कुल 4 घंटे का भी मोहलत नहीं थी, 5 घंटे की भी मोहलत नहीं थी, और जैसे नोटबंदी हुई थी वैसे कह दिया गया कि अब लोग, पहले तो इस पे ताली थाली और मोमबत्ती की बात तो आप जानते ही हैं कि ताली थाली और मोमबत्ती की बात। आज भी प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों के लिए कहा है कि कोई मंत्र बताया है उन्होंने, मंत्र तंत्र से अब ये बीमारी जाएगी। अब देखिए, मंत्र तंत्र से आपके यहाँ जो अपड़ ओझा है वो भी मंत्र तंत्र की बात करता है, और जब देश का प्रधानमंत्री मंत्र तंत्र की बात करे तो आप उसके ज्ञान का आकलन करिए कि जब दुनिया के सारे देश इसे विज्ञान की दृष्टि से वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, उसके रोकथाम का, उपचार का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो इस व्यक्ति को अस्पताल का शिलान्यास करना था, लैबोरेटरीज के लिए शिलान्यास करना था कि जिसमें कोरोना से लड़ने के लिए जो टीका है उसकी खोज की जा सके। ये व्यक्ति किस चीज का शिलान्यास कर रहा था? जो बीमारी के समय देश भर के मंदिरों में ताला लग गया था, और आपने सुना होगा, अखबारों में आया कि पुजारियों ने मांग करनी शुरू कर दी कि हम तो भूखों मर रहे हैं, हमको मदद की जाए, हमें मतलब गवर्नमेंट तनख्वाह दे, हमें ग्रांट दे कि हम अपना जीवन कैसे यापन करें। यानी कि आप बीमारी में मर रहे हैं, न गवर्नमेंट उसका कोई ख्याल कर रही है, न वो मंदिर जहां आप जाते थे वो कोई ख्याल कर रहा है, और मंदिर का जो सबसे बड़ा दलाल था वो अब आंदोलन कर रहा है भाई कि हमको खाने पीने की, इस बीमारी में हालत खराब हो गई, हमको खाने पीने का इंतजाम सरकार करे। तो ये सरकार ऐसे हरामखोर, जो निकम्मे निठल्ले, जो लोगों को मूड़ करके, लूट करके खाते पीते हैं, उनके लिए सरकार है, या ये सरकार उन लोगों से चल रही है जो मेहनत करते हैं, जो देश का निर्माण करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो गेहूं, धान, सब्जी, चावल, दूध, दही और सड़क बनाते हैं, नहर बनाते हैं, या वो लोग जो मंदिरों में बैठे दिन भर तिलक लगाना, तेल लगाना, मालिश करना, ये करना, वो करना, पब्लिक को कैसे लूटे, उनका देश से क्या मतलब है? तो जो 5 तारीख को अभी जो काम हुआ, ये उन्हीं निठल्लों के लिए काम हुआ, किसानों के बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा था, लोगों का रोजगार चला गया उसके लिए काम नहीं हो रहा था, फैक्ट्री का शिलान्यास नहीं हो रहा था, अस्पताल का शिलान्यास नहीं हो रहा था, ऐसी चीज का शिलान्यास हो रहा था इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब चलिए, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उसने कह दिया, आस्था के आधार पर वो जमीन दे दी, इतिहास में बुद्धों की बात नहीं सुनी गई, मुस्लिम्स कैसे आए उनकी बात, कोई मुस्लिम डायनेस्टी जो इतिहास के लोग हैं वो, भाई जब आप यहाँ मुसलमान आए तो अपने लिए उन्होंने काम किया, आप आज आए हैं अपने लिए काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं किसी का क्या? अखिलेश यादव का घर मुख्यमंत्री के पद से खाली हुआ, उसको आपने धुलवाया। अगर कोई इतिहास लिखेगा तो लिखेगा ना कि किस तरह के लोग आए थे जो इसी देश के एक मुख्यमंत्री के आवास को गंगा जल से धुलवा रहे थे,
अखिलेश यादव जिस भी पार्टी के, मैं तो खैर और पार्टी में हूँ, तो लेकिन जिस भी पार्टी में हैं, तो क्या वो इस तरह के व्यक्ति हो गए हैं कि जिस घर में रहें उसे गंगा जल से धुला जाए, और ऐसे व्यक्ति के लिए धुला जाए जो सबसे पहले शासक होते ही अपने सारे मुकदमे वापस कर ले। और कोरोना के टाइम पर इतने तरह के आतंक, इतनी तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें हुई कि लोगों को अगर कह दिया जाता कि भाई 1 हफ्ते के बाद हम इस महामारी के लिए लॉकडाउन करेंगे और आप अपने लिए जो सुरक्षित जगह है वो तय कर लीजिए, और प्रचारित किया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे है, शहरों में बहुत सारे लोग सड़कों पर रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, उनके रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उससे ज़्यादा कि उनकी हैसियत और औकात नहीं होती। तो ऐसे लोग हमारे मध्य में, हमारे बीच में होते हैं, और उन सबको जो है सूचित करके अगर ये किया गया होता तो निश्चित तौर पर जो रास्ते में चलते हुए न जाने कितने पैदल चले, कितने सड़कों पे रोज आप हर कहानी से वाकिफ हैं, उनका कोई आंकड़ा कहीं नहीं आया, सही आंकड़ा ही नहीं आया कि कितने लोग मर गए, कितने लोग इससे बेघर हुए, कितने लोगों का रोजगार गया, कितने लोग भूखमरी से मर रहे हैं। इसका कोई आंकड़ा आ रहा है कहीं से, कोई सर्वे हो रहा है? अभी एक कई तरह के सोशल मीडिया पे लोग होते हैं, वो एक काजल निषाद हैं, अगर वो सही काजल निषाद ही हैं तो वो बहुत अच्छा बोलती हैं। आप यूट्यूब में काजल निषाद डाल करके देखिएगा, उनकी बोली बानी देखिए। तो भाई चूंकि काजल निषाद ठीक है, वो बोल रही हैं, मैं तो उस तरह से नहीं बोलना चाहता, लेकिन विचार आपको करना होगा। अगर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को खत्म करना है, उसे हराना है, तो आपको बदलना होगा। फिर आपको ये जन्माष्टमी की बजाय, ठीक है आप धीरे धीरे छोड़ पाएंगे, धीरे धीरे उससे हटेंगे, अगर आप अपने लोगों के साथ एक संगोष्ठी करें, मतलब अगर भाग्य और इसकी बात आप करेंगे और जन्माष्टमी की बात करेंगे, तो इस बार हमारा भी जन्मदिन और कृष्ण का जो आपके हैं उनका भी जन्मदिन एक ही दिन पड़ रहा है, तो हम अपना जन्मदिन मनाएं कि कृष्ण का जन्मदिन मनाएं? तो ये तो किसी भी दिन आपके जन्मदिन के साथ, किसी के जन्मदिन के साथ किसी का दिन आ जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कृष्ण का जो सारा ये सिस्टम है, जो सारी चीजें हैं, अगर इनका कहीं इतिहास और कोई जन्मतिथि का कुछ हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन ठीक है, जन्म हुआ, अच्छे काम किए, उसका एक सम्मानित मामला होना चाहिए। लेकिन ये क्या आपके बस का है? क्या आप इसके अनुरूप आप जो है अपनी परिस्थितियों को समझ पा रहे हैं? क्या आप इसके तरह से अपने सारे जो सिस्टम है, जो सारी चीजें हैं, उनको आप चला पा रहे हैं? तो मेरी बातचीत का करीब करीब 1 घंटा होने जा रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके अगर कुछ सवाल हैं तो लाइव होकर के आप बात कर सकते हैं। और दूसरे, मैं यही एक संकल्पना आपसे लेना चाहूँगा कि अगर आप सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू करें और छोटी छोटी चीज़ों को आपस में लोगों को समझाएं, छोटे छोटे ग्रुप बनाएं, छोटे छोटे ग्रुप से लोगों को जागरूक करें, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि एक हमारे समाज में जागरूकता फैलेगी। और पढ़ने के लिए, जैसा कि कमलेश और भी कई लोग हैं कि ये लोग कई तरह की योजनाएं बनाएं कि एक मूविंग लाइब्रेरी जो गांव-गांव जाए और लोग पढ़ें। आज हम इस स्थिति में हैं कि अगर हम पढ़ना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, तो हमें संसाधनों की इतनी कमी नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, अच्छा लिटरेचर पढ़ सकते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा, रामायण और कृष्ण चरित पढ़ने से बात नहीं बनेगी। आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए अम्बेडकर को, आप पढ़िए ज्योतिबा फुले को, आप पढ़िए कांचा इलैया को, आप पढ़िए रामस्वरूप वर्मा को, आप पढ़िए ललई सिंह यादव को, आप पढ़िए जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, और भी इसी तरह के हमारे तमाम लोग हैं
जो लिखते रहते हैं। अब डॉक्टर मनराज शास्त्री जी निरंतर अपने फेसबुक पर आजकल अपना एक जो जो मतलब एक रिव्यू भी लिख रहे हैं अपने जीवन का। तो बहुत जगह उनकी आप बीती पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कैसे किनारे कर दिया जाता है, और फिर वो लोग जो आपसे कम काबिल होते हैं, जो आप जितनी क्षमता नहीं रखते, उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो मित्रों, हम लोग अगर एक संकल्पना ये लें कि जो लड़ाई झगड़ा आपस में वैमनस्य है, भेदभाव है, एक दूसरे से हम निरंतर जूझ रहे हैं, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, हित क्या है, अनहित क्या है। तो सबसे पहले आप अपने यहाँ अगर जागरूकता फैलाएंगे, आपस में भाईचारा पैदा करेंगे, बढ़ाएंगे, तो आपकी ताकत बढ़ेगी, और आपकी जब ताकत बढ़ेगी तो अपने आप समाज के जो और बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो लोग भी सोचना शुरू कर दिए हैं। तमाम तरह के छोटे से संकट, छोटा सा गड़बड़ हो जाता है, लंबे समय तक की बुराई हो जाती है। रिजर्वेशन हो रहा था, रिजर्वेशन में हमारे जो दलित भाई हैं वो चाहते थे कि पिछड़ी जाति के लोगों को रिजर्वेशन मिल जाए, और जब पिछड़ी जाति के लोगों को रिजर्वेशन मिला तो उनके लीडर्स का भी कंट्रीब्यूशन था, उन लोगों का भी बड़ा योगदान था। लेकिन जब उनको प्रमोशन में आरक्षण की बात थी तो हमारे लोगों ने ही उसकी खिलाफत कर दी, और वो जो घाव उनके मन में है वो बड़े गहरे तक लग गया है। उस घाव को भी हमें अलग करना है, धोना है कि नहीं, हम आप एक साथ हैं, हमारी आपकी लड़ाई एक है, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है, हमें अपने हक के लिए लड़ना है। नेताओं का जो आज का जो उनकी समझ है कि ब्राह्मण कहीं मारा जा रहा है, सरकार के खिलाफ बोल रहा है, और एक इस तरह का इन्वायरमेंट बना रहा है, तो ये लोग सोच रहे हैं कि कोई ब्राह्मण इनके साथ इनका वोटर हो जाएगा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये दिन में तारे गिनने जैसा है। क्योंकि ब्राह्मण सजग है, वो जागरूक है, वो इनकी सरकार आएगी सबसे ज़्यादा इनका लाभ लेगा, और इनकी सरकार नहीं है तब भी इनको इस तरह से एक डंप किए हुए है कि ये उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं कि जो इनका समर्थक है, जो इनका मतदाता है, जो इनको वोट करता है, जो इनके साथ निरंतर खड़ा होता है, उसकी कितनी बात इन्होंने की है, चाहे वो सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों। हाँ, हमारे जो लीडर हैं माननीय शरद यादव जी, वो निरंतर इस बात को आप देखिए कि आजकल तो वो अस्वस्थ हैं, का इलाज चल रहा है, लेकिन पूरे इस लॉकडाउन के पीरियड पूरे समय वे बात करते रहे कि गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसी समय जो पूरा सिस्टम है उसको चेंज किया जा रहा है। एक तरफ जितनी भी संवैधानिक चीज़ें थी सबको तहस नहस कर दिया गया। नई शिक्षा नीति, तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं उन सबको यहाँ पर तोड़ मरोड़ करके ख़त्म कर दिया गया है। और ऐसे हालात में हमारा जो पूरा समाज है, ऐसे पूरे समाज को हमें एक साथ ले करके और एक साथ परिचर्चा करके, जोड़ करके एकजुटता दिखानी है। जैसे हमारे लोगों ने शोषित समाज और लोक दल और जनता दल और तमाम दलों के साथ जुड़ करके, और एक बात और कहूँ, बड़ी लास्ट में चलते चलते मेरे पास 5 मिनट हमें लगता है और है। देखिए, अगर संभव हो तो समाज के नेता बनिए, और जो आपकी संसद और जो विधानसभाएं हैं ना, वहाँ उसको भेजिए जो कानून जानता हो, जो सबकी मदद करता हो, जो सबके लिए लड़ता हो। किसी गुंडे और लंठ को मत भेजिए। और गुंडे और लंठ को आप भेजेंगे भाई, तो वो जा करके वहाँ गुंडई और लंठता तो आपसे जरूर करेगा। संसद में कोई गुंडई और लंठता का कानून बनता है? जैसे आपने दलितों का रिजर्वेशन का कागज फाड़ दिया था, वो कागज फाड़ने का नहीं था, वहाँ अपना भी कागज लगाने की बात थी कि भाई हमको भी दो। तब आपके साथ एक बड़ा समाज जुड़ता है। इसलिए मित्रों, आप राजनीति करिए और समाज की राजनीति करिए, बहुत ज़रूरत है। आपके समाज की राजनीति इनडायरेक्टली दूसरे लोगों के हाथ में चली गई है। वो आपके जो शत्रु हैं, वो आपको मतलब फंसा करके अपने जाल में डाले हुए हैं।
तो इसलिए जो उनका जाल है वो है धर्म, और जो धर्म का नाम है इसको वो बार बार लेते हैं, वो धर्म ही नहीं है। हिंदुत्व नाम का कोई धर्म, हिंदू नाम से कोई धर्म है ही नहीं है। आप पढ़िए ना किसी शास्त्र में हिंदू धर्म लिखा है? जो भी उन्हीं के शास्त्र हैं उसमें कहीं लिखा है हिंदू धर्म? नहीं, ये तो मुसलमानों ने नाम दिया। और इसको जब आप इसका और अर्थ करेंगे तो जैसे ही आप हिंदू कहते हैं तो जो दूसरा मुस्लिम कोई होता है समझ जाता है कि ये लंट होगा, झूठा होगा, चूतिया होगा, इसको असत्य का ज्ञान नहीं होगा, पाखंड करता होगा, लोगों को लूटता होगा, दुराचार, बलात्कार, जितनी चीजें, जितने बाबा साहब सब फंसे हुए हैं। और इस पर रजनीश की याद आती है, वो तो बड़े धड़ल्ले से कहा करते थे कि इसके खिलाफ बहुत बात किया करते थे। तो आप पढ़िए अच्छे लोगों को, फिर पता चलेगा कि आप हिंदू बनने के चक्कर में, धार्मिक बनने के चक्कर में कितने अधार्मिक, कितने अहिंदू, कितने असत्य और कितने झूठे होते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो आयोजक बंधु हैं, अभी 2-3 मिनट क्योंकि हमने 9:05 पे शुरू किया था, तो कोई सवाल आपका हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। इस भाई का अगर कोई क्वेश्चन हो तो एक बार में एक लोग अपने ऑडियो को ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भाई का अगर कोई क्वेश्चन हो तो एक लोग अपना ऑडियो ऑन करिए और आप सर से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अगली बात, कल जो है 12 तारीख को, 12 अगस्त को, 13 अगस्त को, 14 अगस्त को लगातार आपके साथ इसी तरह से जैसे आप सर जुड़े हुए हैं, कल आपसे रामजी यादव जो प्रसिद्ध साहित्यकार और बौद्धिक चिंतक हैं वो जुड़ेंगे। संदीप यादव प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में है, दोनों के। अच्छा देखिए मास्टर चतुर्भुज जी, मेरा सुझाव है जी सर कि इसको दैनिक मत करिए, यस सर, इसको सप्ताह में 2 बार करिए, क्योंकि अभी जो भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के लोग इस कार्यक्रम को रोज चला रहे थे, उन्हें भी बीच में बंद करना पड़ा। जी सर। तो इसलिए इसको थोड़ा सा प्लान करके सप्ताह में 3 दिन कर लीजिए, 2 दिन कर लीजिए। तो अभी आपने 1 सप्ताह का प्रोग्राम दे दिया है, बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से इसको सप्ताह में एक किसी ऐसे दिन लोगों से सम्मति लेकर के कि जैसे मंगलवार को रखिए, मंगलवार को धर्म पर कुछ बातचीत हो, कुछ ऐसे तरह का, या कुछ ऐसा लीजिए जिस पर आपका जो सबसे बड़ा आज आपके सामने संकट है वो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का संकट है। अगर आपने सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के जाल को तोड़ दिया तो समझ लीजिए कि आप राज्य करने लगे, आप विजयी हो जाएंगे। तो अगर कोई साथी और अपनी बात कहना चाहते हैं तो अपना माइक खोल लें, स्पीकर सर एक्चुअली जो कार्यक्रम बनाया सर ना, हाँ, ये जिसे 4-4 दिन का है सर, जिसे अभी 4 दिन कंटिन्यू चलेगा ना, तो उसके बाद फिर से राय ली जाएगी, इसको अब कब और रखा जाएगा। हाँ नहीं, वो ठीक है, आप जो प्लान कर रहे हो ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस देखिए, कंटिन्यूअस करने में आपके साथी ही किसी को काम है, कोई कहीं फंसा है, कहीं फंसा है, आप पूर्व तरह से प्लान करके उसको 1 दिन देंगे, हफ्ते में 1 दिन का, तो वो अपना मैनेज करेगा अपने तरह से। वो 4 दिन के बाद हम लोग फिर से कार्यक्रम जो है ना, हाँ, बंद करेंगे, फिर पूछेंगे सबसे। इस कठिनाई को हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग इसको देख रहे हैं कि 2 बार तो हम ही बोले भारतीय पिछड़ा, आप तो सुने ही थे शोषित संगठन वाले, अब उनके यहाँ भी वक्ताओं का खोखा हो गया। और इस पर जो आप, हम फोन पे अलग से भी बात आपसे कर लेंगे, लेकिन सबसे हम बात करते हुए भी ये बात कहना चाहेंगे कि इस पर स्पेशलाइज्ड लोगों को ले आइए। देखिए, जो लोग आपके सोशल सिस्टम को, सामाजिक ताने बाने को ठीक से रख सकें, मैं कितना रख पाया हूं वो तो आप लोग तय करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को ले आइए कि जो इस ताने बाने को ठीक तरह से, अब विप्लवी साहब का भी 1 दिन का आप प्रोग्राम इसमें लगाइए। आपने इतने प्रबुद्ध आदमी को छोड़ दिया इसमें, आप, हाँ, इसमें केवल जो आपका देखिए जो यादव युवा सभा वाला बैनर है वो तो ठीक है,
लेकिन इसको कोशिश करिए कि और जो आपके लोग हैं ना उनके बैनर पे इसको ले जाइए। सर ये जैसे आयोजक है ना सर, तो इसके लिए बाकी हमें कोई आए इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, नहीं वो तो ठीक है। आयोजन में भी आप औरों को भी जोड़ो। आप उसके जो मतलब जो बैनर हो वो एक व्यापक बैनर हो, जैसे जौनपुर का जो बहुजन समाज है, ठीक है, हो जाएगा देश भर में। लेकिन कोशिश करिए कि जो यूथ है, जो आपका नौजवान है, वो किसी भी समाज का है वो जुड़े, और उस समाज का अगर कोई वक्ता है तो वो भी आए, उसकी भी आप लिस्ट लीजिए, उसकी भी सूची लीजिए, उससे भी बात कराइए। और आप पता नहीं इसको पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी एक सिस्टम बनाइए कि उसको यूट्यूब पर भी ले जाइए। ये सर एक्चुअली यहाँ रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं है, अगर आपके पास सर हो जाए तो उसको प्लीज हम लोग को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, हम लोग कर देंगे उसको। कमलेश भाई रिकॉर्ड होता है, हो जाएगा। हाँ ये रिकॉर्ड हो जाता है। जो स्क्रीन शेयर होता है ना, स्क्रीन शेयर में सारी चीजें आ जाती हैं, अगर वो आपके हार्ड ड्राइव में स्पेस है तो रिकॉर्ड होता है सर, जी रिकॉर्ड जी होता है। जी। तो कोई और सवाल, किसी का कोई और सवाल हो तो बात कर सकते प्लान हैं बना था, जी। ये ऐसे बना था कि मतलब 4 दिन हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर लोगों को पसंद आएगा तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर आप लोग से बात करके कि मतलब और किसको लाया जाए बढ़िया से बढ़िया लोग को इस प्लेटफॉर्म पे। नहीं इस और पे इसमें हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि कोई मतलब यादव या नहीं देखो इस पे तो बहुत अच्छे लोग आ जाएंगे। सभी जो भी आजकल जिसको भी आप चाहोगे वो इस पर बात करेगा, और ये इस पे इनकी लिमिटेशंस कितनी संख्या इस पर जुड़ सकती है तो ये भी आप देख लो। और ये माध्यम अच्छा है, इस पर अच्छी बात हो जा रही है। तो अब इसका जो जैसे जैसे आप लाइव हो जाओ, आप अपना कैमरा खोलो, के आप कैमरा खोलिए और अपना स्पीकर खोलिए, या मास्टर साहब लाइव होइए, एक दो लोग लाइव होइए, एक दो लोग। हाँ सर, एक दो आप अपना कैमरा भी ऑन करिए, आप कैमरा ऑन करिए और दूसरे जो लोग हैं वो भी ऑन करिए। अनिल भाई बोलिए। आप इस पे जब लाइव होंगे और 4 लोग आपस में जब डिस्कशन करेंगे तो ये भी बात यहाँ आएगी। शो नहीं हो रहा है कि कोई और लाइव हुआ है। हैं? हाँ बोलिए सर। मुझे तो अच्छा कोई लाइव हुआ नहीं। नवीन कुमार जी भी ज्वाइन किए हैं एकदम से। हाँ नमस्कार, बताइए कोई सवाल आपका हो? एक बार सब लोग खोल लीजिए ना कैमरा अपना, क्या दिक्कत है? हाँ जो भी लाइव होना चाहें सारे लोग खोल दीजिए ना कैमरा अपना।